सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस नहीं, कोई कुछ नहीं। ज्यादातर चीजें बिल्कुल डिराइव करके प्रूव करके आपको बताई जाएंगी कि भाई ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इसको इस तरीके से सोल्व करना है, इसको इस तरीके से सोल्व करना है। तो पढ़ने का तरीका अगर सही रखोगे तो बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा स्कोर देता ही है। तरीका गलत होगा तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा। तो मेथड सही होना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ाने वाले का भी ठीक होगा तो काम चलेगा, और पढ़ने वाले का भी। अच्छा, थोड़ा मैं बुक्स के बारे में और बता देता हूँ आपको। तुम्हारे में से आईआईटी में जाने का एम किस किस का है? जो चाहते भी आईआईटी में जाना है, तो आपको पता कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए कम से कम, मिनिमम? आईआईटी के लिए कौन सी बुक आपको लेनी पड़ेगी? हम तो अपने नोट्स देंगे ही देंगे, अलग से पैकेज देंगे हम आपको। उसके अलावा एक बुक आती है, एच सी वर्मा। आपको ये किताब जरूर ले लेनी है। ये सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल बुक है। जो कहते हैं ना मुझे फिजिक्स सीखनी है और फिजिक्स पे कमांड करनी है, उसको ये बुक जरूर सोल्व करनी चाहिए, एच सी वर्मा। देखो, मैंने कहा ना, हर चीज को सीखने का, पढ़ने का एक तरीका है। केवल इस बुक से काम चलेगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन पहले ये बुक करोगे, फिर किसी दूसरी बुक में बताएंगे हम आपको। लेकिन अगर आपने यही सोल्व नहीं की, डायरेक्ट कोई दूसरी बुक आप सोल्व करते हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। तो चैप्टर वाइज पहले ये बुक सोल्व करनी है आपने। इसके साथ ही ना एक बुक आएगी जिसका नाम होगा एमसीक्यू। बुक का नाम है एमसीक्यू, ऐसे कैपिटल लेटर में लिखा मिलेगा। जिस पब्लिकेशन की एच सी वर्मा है, उसी पब्लिकेशन की एमसीक्यू नाम की बुक आएगी। ये दोनों बुक सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल बुक है फिजिक्स में, और सबसे सस्ती भी है। सबसे सस्ती है। इनसे सस्ती बुक कोई दूसरी नहीं मिलेगी आपको। एक मिलेगी इरोडो। इरोडो भी एक बुक है, लेकिन वो आज के हिसाब से आउटडेटेड होगी, क्योंकि वो जब सब्जेक्टिव पेपर होता था आईआईटी का, उस टाइम वो सोल्व की जाती थी इरोडो। छोटी सी बुक है, केवल प्रॉब्लम्स है उसमें, 1000-2000 प्रॉब्लम्स हैं, +1 +2 की मिला के। जिसने वो इरोडो कर दी ना, बेड़ा पार हो गया। लेकिन अब वो सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से थी, बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें, एक एक 1.5 पेज के सॉल्यूशन उसके, एक एक क्वेश्चन के। तो वो आज के दिन इररिलेवेंट है। लेकिन ये जो दो बुक है, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगी। ये जो सेकंड बुक है ना, इसमें +1 +2 का दोनों का इकट्ठा एक ही बुक में सिलेबस दे रखा है। +1 +2 में मिला के फिजिक्स में 19 यूनिट है टोटल, 19। इसने वो 7 या 8 चैप्टर, 10 चैप्टर बना रखे हैं उसके। हर चैप्टर में 100-120 क्वेश्चन है। तो कुल मिला के लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन डाल रखे हैं इसने, केवल केवल 1000 से 1200, 11th-12th मिला के। लेकिन ये वो क्वेश्चन है इस बुक में, जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है ना, इसने पहले ना जो प्रीफेस लिखते हैं बुक का, तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो आम तौर पर बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं ना, वो इसने छांट रखे हैं कि कहां कहां हम गलती करते हैं। जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, कुछ अप्रोच में मिस्टेक, कंसेप्ट में मिस्टेक जहां जहां होने के चांसेस है, उस टाइप के क्वेश्चन छांट के इसने डाल दिए। तो उससे आपकी गलतियां कम होगी इस बुक को पढ़ने से। जहां गलतियां करने के चांस है, वो उसने पहले मेंशन कर रखे हैं, भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। आप कोई दूसरा अप्रोच ले लोगे, देखोगे तो कुछ दूसरे अप्रोच से निकल रहा होगा आंसर। तो ये दो बुक जरूर सोल्व कर लेनी चाहिए बच्चों को, जिन्हें नॉन मेडिकल लेनी है। लेकिन ये बुक होंगी स्टेप वाइज। ये भी शुरू में नहीं होगी। एच सी वर्मा पहले 1 महीना कुछ नहीं पढ़ना। एच सी वर्मा में से पहले 1 महीने तो हमारे नोट्स पढ़ोगे आप। जो पहली यूनिट में करवाऊंगा ना, उसका एच सी वर्मा से कोई लेना देना नहीं है। 1 महीने के बाद यूनिट आएगी मोशन वाली, मैकेनिक्स की, काइनेमेटिक्स की, तब आप एच सी वर्मा उठाएंगे, उससे पहले नहीं उठानी। अब मेडिकल वालों में देखो, नॉर्मल तो जो असाइनमेंट हम देंगे वो तो करने ही करने हैं। असाइनमेंट में हम लगभग +1 में 3000 क्वेश्चन दे देंगे आपको, हो जाएंगे इतने तो। वो तो करने ही करना है। उसके अलावा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई एक बुक आप और खरीद लें, क्योंकि मेडिकल का पेपर का जो पैटर्न है ना, उसका वो अलग है और आईआईटी का पैटर्न अलग है। मेडिकल में अगर आपने एक चैप्टर के ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर लिए बार बार, जैसे मान लो 500 क्वेश्चन पर चैप्टर आपने बार बार कर लिए, 2-3 बार सोल्व कर दिए, आपको लगता होगा 500 क्वेश्चन मास्टर यूं कर रहा है कि 1 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। आसान है 500 क्वेश्चन सोल्व करना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक एक चैप्टर एक एक महीना पढ़ाया जाएगा। एक महीने में तो 500 क्वेश्चन हो सकते हैं, 20 भी नहीं आए इसे एक दिन के। तो प्रोसेस है, प्रोसेस 2 साल के प्रोसेस का अगर हम विजन लेके चलांगे ना, सब चीज पॉसिबल है। कोई चीज मुश्किल नहीं है, सब कुछ होगा। पहले दिन नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ देखोगे आप चेंज आएंगे। तो 500 के आसपास क्वेश्चन अगर आप एक चैप्टर के कर लेते हैं और उनको 3-4 बार 5 बार, जितनी ज्यादा बार आप रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उतनी कर लेते हैं, मेडिकल का पेपर 100% आपका क्लियर हो जाएगा। मेडिकल के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जो पहले आ चुके होते हैं, बुक्स में होते हैं, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे उसको कर इसलिए नहीं पाते कि एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम सोल्व करते हैं, एक वो रिवीजन कम करते हैं। मेडिकल में तो रिवीजन जिसने कर दी ना, बार बार सोल्व करते हैं एक ही चीज को, बार बार। ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही ये पता चलना चाहिए इसका आंसर ये आएगा। इस टाइप की तैयारी अगर आप कर लेते हैं, मेडिकल का पेपर क्लियर है। तो 400 से 500 क्वेश्चन पर चैप्टर आपने सोल्व करने हैं, उसके लिए कोई भी एक बुक और ले ले। आमतौर पर जो बुक चलती है, जो आज के पैटर्न के हिसाब से है, वो एक बुक का नाम है एररलेस। एररलेस नाम एररलेस है, ऐसा नहीं इसमें एरर नहीं है कि नाम पे चले जाओ एररलेस है सारी सही है, ऐसा नहीं है। गलतियां उसमें, मिस प्रिंटिंग तो सब में होती है। लेकिन एररलेस जो बुक है ना, उसका फायदा क्या है, उसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें एक एक चैप्टर के। कई बार तो बच्चा का सांस भूल जाता है करते करते, अभी खत्म कब हुआ चैप्टर यो। लेकिन वही चीज चाहिए। और उसमें दूसरा फायदा ये कि उसमें एक चैप्टर में मान लो 10 टॉपिक है ना, तो हर टॉपिक के अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। वरना तो जैसे मान लो एक चैप्टर 1 महीना चला, अगर चैप्टर के पूरे चैप्टर के इकट्ठे क्वेश्चन होंगे तो 1 महीने तक आप कर ही नहीं पाओगे। जब तक लास्ट आर्टिकल ना हो जाए तो हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमने उस टाइम तक पढ़ नहीं रखे होंगे। लेकिन उसमें क्या करके एक चैप्टर एक टॉपिक है, 3 दिन 4 दिन चलेगा, उसके 50 क्वेश्चन दे दिए उसने, तो 3-4 दिन के बाद आपके पास 50 क्वेश्चन करने के लिए हो गया, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर अगला टॉपिक 2-3 दिन पढ़ाया गया, फिर उसने 20-30 क्वेश्चन दे दिए उसी टॉपिक के, आप सोल्व कर सकते हो। तो उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं और ज्यादा क्वेश्चन हैं, जिससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है मेडिकल की। तो मेडिकल के लिए मैं प्रेफर करता हूं एररलेस को। आप चाहें तो दूसरी बुक ले लें, आपकी मर्जी है, ये नहीं कि जो मैंने बोला वही लेनी है। मैं सजेशन दे रहा हूं, जो आपको ठीक लगे वो ले लो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कौन सी बुक आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सकती है, अगर हम उसको सही तरह पढ़ें तो। बुक तो एक और चलती है, डीसी पांडे के नाम से बुक चलती है मेडिकल में। लेकिन डीसी पांडे में ना क्वेश्चन जो पिछले 4-5 साल का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग इरेलीवेंट ज्यादा है, उस तरह क्वेश्चन आते नहीं, बुक में दे रखे हैं। और डीसी पांडे में मिस प्रिंटिंग बहुत ज्यादा है। मिस प्रिंटिंग ज्यादा होने के कारण बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है फिर कि कौन सा ठीक, इसकी ठीक मानूं या अपने जो सोल्व खुद सोल्व किया उसको ठीक मानूं। तो इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते। बुक ठीक है, नंबर आज से 6-7 साल पहले जो पैटर्न आता था चैप्टर उसका पेपर का, पीएमटी का, उसके लिए सही बुक थी वो, तो उस टाइम अच्छी चलती थी डीसी पांडे भी। तो अब मेरे हिसाब से मेडिकल वालों को एररलेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, एमसीक्यू की। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है तो। और नॉन मेडिकल वाले ये 2 बुक मैंने लिख रखी हैं, ये जरूर दे लें। महीने के बाद इनको पढ़ना स्टार्ट करें, उससे पहले मत छेड़ें। उससे पहले जो असाइनमेंट दें वही करें। पहली यूनिट में आपके अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, वो अच्छी वर्मा में दे ही रखी है यूनिट, उसे कोई उसकी अच्छी वर्मा के हिसाब से नहीं करनी है। बाकियों में दे रखी है, एरएलएस में मिलेगी। एरएलएस वाले तो आज से 3-4 दिन के बाद ही उस बुक को उठा सकते हैं, सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो बुक्स की बात है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। बाकी सब कुछ आपके एम पर, आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा, आप क्या करना चाहते हैं और कितने आप उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप काम करेंगे, 10th में रिजल्ट कितना भी कम ज्यादा रहा हो आपका, अगर सही तरह काम करेंगे तो रिजल्ट हमेशा आगे बेटर ही होंगे, कम नहीं होंगे, हमेशा बेटर होंगे। तो 10th से कंपेयर मत करना कि 10th में मैं कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा, रिजल्ट अच्छा बुरा, कोई मतलब नहीं उस बात का। आगे देखो क्या होना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जिस दिन आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी दिन से आपकी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे थे 10th तक, आपने काम करना कम कर दिया, आप डाउनफॉल पे आ जाएंगे। जो कम पढ़ा है वो अब पढ़ना स्टार्ट कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए, जो ये तो बुक्स की बात, अब जो कल हमने पढ़ाया था उससे आगे बढ़ाते हैं भाई। बेटा जैसे मैंने कल यूनिट्स के बारे में बताया, फिर मैंने कहा कि 2 टाइप की क्वांटिटी होती हैं। एक को मैंने बोला था फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल में कौन सी बताई मैंने, लेंथ, मास और टाइम, ये मैंने क्या बोली थी, फंडामेंटल क्वांटिटी।
और इसके अलावा जितने भी क्वांटिटीज के आप नाम आपके दिमाग में आते हैं वो सारी की सारी कौन सी थी? डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ये क्या होती है? व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? ये वो बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनका यूज करके आप किसी भी दूसरी क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक क्वांटिटी हैं, इनकी हेल्प से आप किसी भी दूसरी क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनकी जो यूनिट्स हैं उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। इसके अलावा जो यूनिट्स क्वांटिटीज हैं उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब साथ में कल मैंने एक चीज और बताई थी कि भाई ये जो तीन फंडामेंटल है ना, इनसे हम केवल मैकेनिक्स की यूनिट डिराइव कर सकते हैं, केवल मैकेनिक्स की यूनिट डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपकी थर्मोडायनेमिक्स हो, मैग्नेटिज्म हो, अगर उनकी क्वांटिटीज को हम डिराइव करना चाहें तो इन तीन की हेल्प से डिराइव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो तीन फंडामेंटल है ये मैकेनिक्स में ही हमने माननी होती है। अब इसके हिसाब से मैंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट बताया था आपको, मैंने एक बोला था एफपीएस सिस्टम, बोला था एफपीएस। पहले तो सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स? शायद मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ ऑल फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सारी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफपीएस सिस्टम, मैंने कहा था एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग मास की लेंथ की जो यूनिट है वो फुट मानी जाती है, फुट से एफ ले रखा है इसमें। मास की यूनिट पाउंड ली जाती है, उसे पी लिख रखा है, और टाइम की यूनिट सेकंड है। तो आपसे पूछा जाता है, सेकंड्स बोला कुछ बच्चों ने, सेकंड्स नहीं, सेकंड्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, सेकंड्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान रखना, सेकंड होता है। कभी भी यूनिट के साथ एस या ईएस नहीं बोला जाता, ना लिखा जाता। लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं 10 डेज, 5 ईयर्स, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ईयर्स का कोई मतलब नहीं। 10 डेज, डेज कुछ नहीं होता, डे। तो जब भी यूनिट लिखो कभी भी उसके नाम के साथ एस या ईएस का यूज कभी नहीं करना, सिंगुलर फॉर्म में बोली जाती है, लिखी जाती है यूनिट। तो सेकंड्स नहीं, सेकंड याद रखोगे। चलो, तो एफपीएस सिस्टम हो गया। एक इसके बाद आया सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। उसके बाद आया एमके सिस्टम। आपसे पूछते भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजीएस सिस्टम? बेटा देखो, सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर ली गई, सेंटीमीटर से सी ले लिया, ग्राम से जी ले लिया, और सेकंड से एस ले लिया। तो सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम, और टाइम की यूनिट सेकंड। याद रखोगे, सी जी एस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी ग्राम के लिए, और एस सेकंड के लिए। उसके बाद बोलते हैं एमके सिस्टम क्या है? व्हाट इज एमके सिस्टम? एमके सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग लेंथ की यूनिट मीटर ली गई, मास की यूनिट किलोग्राम, और टाइम की यूनिट सेकंड ली गई। तो जिस सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर हो, मास की यूनिट किलोग्राम हो, और टाइम की यूनिट सेकंड हो, उसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। अब ये तीन सिस्टम, ये तीनों मैकेनिक्स में ठीक है, मैकेनिक्स में हम इनसे यूनिट, इनकी यूनिट का यूज करके डेराइव्ड यूनिट निकाल लेते हैं। अब जैसे मैंने कल आपको शायद बताया था कि जो यूनिट जो चूज की जाती है, तो वो कोई हम अपनी मर्जी से यूनिट चूज नहीं करते हैं। उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस होती है साइंस एंड मेजरमेंट्स की, और वो जो वेट्स एंड मेजरमेंट की वो जो कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट होते हैं, और वो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सी यूनिट हमें यूज करनी है, किस यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर यूज किया जाएगा। और यूनिट को चूज करते कुछ बातों का मैंने कहा था ध्यान रखना होता है। एक तो इजीली कन्वर्टेबल हो, मल्टीप्लायर वगैरह है वो आसान हो, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आसान हो। एक वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट की जा सके, सब उसको मान भी लें। मान लो कॉन्फ्रेंस में डिसाइड कर दी, कोई कई सारी कंट्री मान लो ऐसे कहते हैं हम नहीं मानते इसको, हम नहीं यूज करते इसको, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। एक यूनिट का जो साइज है वो इजी टू यूज हो,
ना तो यूनिट बहुत बड़ी होनी चाहिए, ना यूनिट बहुत छोटी होनी चाहिए, ताकि प्रैक्टिकली उसको हम सही तरह यूज कर पाए। जैसे इसमें ड्रॉबैक है, इस सिस्टम में, इस सिस्टम में ड्रॉबैक ये है कि इसमें जैसे लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर ली गई, मास की यूनिट ग्राम ली गई, ये दोनों यूनिट प्रैक्टिकली यूज करने में दिक्कत आती है। देखो जैसे आपने बोला भी मास की यूनिट ग्राम लेनी है, अब ग्राम को अगर आप यूनिट ऑफ मास लेते हो तो इसका मतलब आपको ग्राम के वेट तैयार करने पड़ेंगे। आपने ग्राम के वेट देखे हैं कभी? 1 ग्राम 2 ग्राम का वेट देखा कभी? कभी केमिस्ट्री लैब में गए हो? केमिस्ट्री लैब के आगे से तो गए होगे हैं? उसी खुशबू तो देखी होगी केमिकल्स की। उसमें वेइंग मशीन देखी है आप लोगों ने? वेइंग मशीन के वेट्स देखे कभी? देखना कभी। उसमें छोटे छोटे पैकेट से होते हैं, उसमें वेट्स रखे होते हैं। अब उसमें ग्राम के वेट भी होते हैं, आधे ग्राम के भी होते हैं, 5 ग्राम का भी मिल जाएगा आपको। तो छोटे छोटे वेट्स होते हैं, वो फूक मारते तो उड़ जाए। अब मान लीजिए आपने ग्राम को एज ए यूनिट ऑफ मास चूज कर लिया, तो भाई मैंने कहा भी जिसको भी आप यूनिट ऑफ मास चूज करोगे उसका स्टैंडर्ड तैयार करना पड़ेगा, और उसके स्टैंडर्ड के साथ आपको क्वांटिटी को कंपेयर करके मेजरमेंट करना पड़ेगा। मैंने शायद कल कहा था ना कि किसी भी चीज को मेजर करना हो तो कंपैरिजन करना पड़ता है, बताया था क्या? भाई जैसे लेंथ मेजर करनी है आपको, इस दीवार से इस दीवार की लेंथ डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप मीटर स्केल रखोगे, यहाँ मीटर स्केल को बार बार रख के देखोगे, जितनी बार वो मीटर स्केल रिपीट होगी आप बता दो कितना डिस्टेंस है। ये तो तरीका होता ना। अरे कभी दुकान पर गए हो, कपड़ा कैसे मेजर करता दुकानदार? भाई मीटर स्केल लगाता कपड़े के साथ, जितनी बार वो रिपीट होगी उतना मेजरमेंट हो गया, तो उसको कहते हैं कंपैरिजन प्रोसेस है। वो क्या है कि कंपैरिजन प्रोसेस। अब जैसे मान लीजिए आपने ग्राम को एज ए यूनिट ऑफ मास ले लिया, आपने ग्राम के वेट बना लिए, 1 1 ग्राम के वेट रख लिए भाई, और आप दुकानदार के पास गए चीनी लेने, बोला जी 5 किलो चीनी दो। वो क्या करेगा, एक जो बैलेंस होती है उसमें एक साइड चीनी रखेगा, एक साइड 1 1 ग्राम के वाट रखेगा, और 5,000 पीस रखने पड़ेंगे उसको 1 1 ग्राम के। फिर वो देखेगा बराबर हुआ कि नहीं हुआ। बाई चांस 1 2 पीस ऊपर नीचे हो गया तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर 1 1 ग्राम के वेट हो कैसे तो वो रखे, कैसे वो मेजरमेंट करे, कैसे उनको गिने? क्या ये सोच सकते हो पॉसिबल है? मुझे तो लगता नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ग्राम जो है ना, वो यूनिट जब चूज की गई ना, इसमें गलती की गई। ग्राम को चूज करते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये तो प्रैक्टिकली यूज करने में बड़ी दिक्कत करेगी, छोटी यूनिट चूज कर दी थी। ऐसे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर भी बहुत छोटी यूनिट है, इसको भी प्रैक्टिकली यूज करने में इजी नहीं है ये। जैसे किसी ने बोला भाई इस दीवार से उस दीवार का डिस्टेंस मेजर करना है, मेरे पास सेंटीमीटर की स्केल होगी, मैं उस सेंटीमीटर की स्केल को इस दीवार के साथ रखूंगा, जहां तक वाई के निशान लगाऊंगा, फिर उठा के रखूंगा, फिर निशान लगाऊंगा, फिर उठा के रखूंगा, और वहां तक मेजर करूंगा। पीठ में दर्द हो जाएगा भाई मेरे तो। क्या पॉसिबल है? अगर कर भी लूंगा तो दिक्कत तो होगी। मान ले मैंने किसी कर भी लिया, प्रॉब्लम उठा गए, लेकिन आप ये बताओ क्या प्रैक्टिकली आसान काम है वो? इसीलिए ये सिस्टम की ड्रॉबैक पूछी जाती है आपसे कि भाई ये जो सिस्टम है इसमें क्या ड्रॉबैक है। इसमें तो मैंने बता दी थी ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक बताई थी इसकी? इसकी तो मैंने कहा था भी इसके अंदर जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आपके फ्रैक्शन में है। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, मल्टीप्लायर फ्रैक्शन में आते हैं, इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। इसमें तो ये ड्रॉबैक थी। इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो 2 यूनिट है, खासकर ग्राम और सेंटीमीटर, ये बहुत छोटी यूनिट हैं जिनको प्रैक्टिकली यूज करने में दिक्कत आती है। फिर आपसे पूछते हैं एमके सिस्टम में क्या ड्रॉबैक है? इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं, एमके सिस्टम ठीक था, लेकिन बाद में मॉडिफाई तो ये भी हुआ, इसकी यूनिट ठीक थी, ना छोटी थी ना बड़ी थी, प्रैक्टिकली कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी, हमारे डेली लाइफ के मैक्सिमम मेजरमेंट इनसे हो जाते थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो केवल तीनों ही सिस्टम मैकेनिक्स के लिए एप्लीकेबल थे। अगर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स या मैग्नेटिज्म की यूनिट निकालनी हो तो इनसे तो नहीं निकल सकती थी। इसीलिए बाद में इसमें कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके नया सिस्टम बनाया गया, जिसको नाम दिया गया एस आई। क्या नाम दिया गया? एस आई। एस आई इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें आई बाद में है, बोलना पहले है। इंटरनेशनल
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI फुल फॉर्म इसकी, सॉरी शॉर्ट फॉर्म में। ये जो SI सिस्टम है ना, ये बेसिकली MK सिस्टम की मॉडिफाइड फॉर्म है। ये MK सिस्टम की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्या किया गया, 3 की बजाय ना SI में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान लिया। जैसे ये 3 तो यूं की हों, लेंथ, मास, टाइम, ये 3 तो यूं की हों, 4 क्वांटिटीज और फंडामेंटल मान ली। जैसे एक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और एक इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलो भाई। ये 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल मान ली। तो 3 की बजाय इसमें 7 क्वांटिटी फंडामेंटल मानेगी और 2 क्वांटिटी मानेगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एक है उसमें प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये नोट करने हैं, बताऊंगा इनका सबका मतलब। तो SI में 7 क्वांटिटी फंडामेंटल है, 2 क्वांटिटी सप्लीमेंट्री है। अगर आप इन क्वांटिटीज का यूज करो ना, अब ये किसी भी सिस्टम की कोई भी यूनिट निकालनी हो, फिजिक्स की सारी ब्रांचेज में ये सिस्टम एप्लीकेबल है। आपको मैकेनिक्स की यूनिट निकालनी हो, वो निकल जाएंगी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, किसी भी चीज की यूनिट निकालनी हो तो इनकी हेल्प से सारे यूनिट डिराइव कर सकते हो। ये अपने आप में कंप्लीट सिस्टम होगा। तो एक तो ये पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू SI कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल है। तो 7 फंडामेंटल है और 2 सप्लीमेंट्री है। अब देखो, कुछ नाम आपके लिए हो सकते नए हो, कुछ नाम हो सकता है आपने पहले सुन रखे हो। तो बहुत सारी ऐसी नई नई क्वांटिटी सुनेंगे अब आप। जैसे मैंने कल भी बताया था, 150 के आसपास क्वांटिटीज हैं जिनको हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो उनमें से बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो नए होंगे आपके लिए, और टाइम टू टाइम उनके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे भाई क्या है नाम। अभी तो नाम आएंगे, अलग अलग चैप्टर में उनके बारे में एक्सप्लेनेशन आएगी भी इसका मतलब क्या था। तो जैसे आप लोगों ने ये मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट ये सुन रखे है, क्वांटिटी ऑफ मैटर भी सुन रखी होगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी सुना कभी नाम? कोई आइडिया हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में? हाँ, ब्राइटनेस से रिलेटेड है, मतलब ब्राइटनेस तो नहीं कह सकते लेकिन ब्राइटनेस से रिलेटेड है। क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमने केवल एक नाम पढ़ना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी में से 7 में से एक है। इसके अलावा चैप्टर कहीं इससे रिलेटेड कहीं +2 तक कोई हमारा कंसेप्ट सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए भी, इसका आइडिया होना चाहिए भाई है क्या चीज ये। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नॉर्मली कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो ना उसकी बताई जाती है। सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कई बार ना कोई बल्ब है, मान लो लाइट का कोई बल्ब है, कोई ट्यूब है, अगर आपको दिखे ना वो बहुत ज्यादा लाइट दे रही है, अगर उससे ज्यादा लाइट मिल रही है हमें, हम ये कह देंगे कि उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर कोई डिम लाइट दे रहा हो, कोई बल्ब या ट्यूब, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ये कह देंगे कि उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। समझने के लिए बोलूं तो कोई चीज ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा लाइट एमिट कर रही है, तो इसका मतलब उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है। कोई कम लाइट एमिट कर रही है तो इसका मतलब उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। यूं समझ लो इस बात को। हमारे को तो इस टाइम तो यूं याद करना कि एक फंडामेंटल 7 में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। प्लेन एंगल तो सबने सुना ही होगा। प्लेन एंगल तो सुना होगा, किस चीज ने सुन रखा है प्लेन एंगल? प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल नहीं सुना आप लोगों ने? मेरा सांस फुलाओगे तो हमें। हाँ भाई, सुना है लेकिन आपको ये नहीं पता उसका नाम प्लेन एंगल है। अरे सिंपल एंगल तो पड़ा होगा, उसका पूरा नाम प्लेन एंगल है। जो सिंपल एंगल पढ़ा ना आज तक, उसी का पूरा नाम प्लेन एंगल है। लोकल लैंग्वेज में एंगल बोल देते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ना मेरा नाम नहीं पता, ये पता चैल है यो, नाम तो मेरा रमेश चैल है। हाँ भाई, लेकिन जानते हैं चैल, फिजिक्स वाला चैल है, फिजिक्स का मास्टर, लेकिन पूरा नाम तो रमेश चैल है। तो ऐसे ही एंगल, एंगल का पूरा नाम है प्लेन एंगल। तो जो नॉर्मल एंगल आपने पढ़ा उसको कहते हैं प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल बताऊंगा लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए, यूज के लिए नहीं, ये यूज नहीं होता। लेकिन पता तो होना चाहिए सॉलिड एंगल का बेसिक सा आइडिया तो हमें होना चाहिए। चलो पहले तो एक तो एंगल की बात कर दूं, प्लेन एंगल की। जैसे एक सर्कल में सोचो, ये अपने दिमाग में एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है।
आपने सर्कल के ऊपर एक आर्क ले ली, ये मान लो आर्क ले ली, इस आर्क की कुछ लंबाई होगी यहां से यहां तक। आप इस सर्कल के इस आर्क के दोनों एंड्स को सेंटर में मिलाओ, दोनों एंड्स को सेंटर में मिलाओ, तो यहां ये जो एंगल बना, इसी का नाम प्लेन एंगल है। दिस इज प्लेन एंगल। मान लीजिए सर्कल की रेडियस है आर, तो आपसे ये पूछेगा भाई ये जो एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। तो बेटा थीटा एंगल जो है उसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये फार्मूला होता है एक्चुअल में एंगल का, आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये दिस इज द फार्मूला फॉर एंगल और प्लेन एंगल। नॉर्मली हम इस फॉर्म में पढ़ते नहीं, पहले जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आगे ध्यान रखना है। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। कई बार आर्क लेंथ ना लिखे सीधा आर्क बाय रेडियस कर देते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में आगे यूं लिखेंगे हम कई जगह, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस यूं लिख देंगे। तो आर्क का मतलब आर्क लेंथ, बोलो बेटे। तो ये एंगल इस तरीके से निकाला जाता है, इसी को प्लेन एंगल बोलते हैं। अच्छा ये बताओ फिर, अगर मैं आधे सर्कल को एज अ आर्क यूज करूं, हाफ सर्कल को एज अ आर्क यूज करूं, तो ये एंगल कितना बनेगा? ना ना ना, 180 नहीं बनेगा भाई। ये एंगल बनेगा, आर्क लेंथ होगी पाई आर, आर्क लेंथ होगी पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो ये कितना बना? ये तो पाई बना भाई। कितना बना? पाई। 180, ठीक है 180 भी, लेकिन बताऊंगा, लेकिन पहले आपने पाई बोलना है। तो आर्क लेंथ होगी हाफ सर्कल के बराबर, तो एंगल बना पाई। तो ये जो पाई है ना, जो आप जैसे आपने बोला 180 डिग्री, तो आप आज तक एंगल की यूनिट डिग्री यूज करते आए, बोलो बेटा। लेकिन जो डिग्री है ना, वो एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन। क्या है? रेडियन है एसआई यूनिट। तो एंगल की एसआई यूनिट रेडियन है, डिग्री नहीं है। डिग्री यूज करते हैं वो अलग बात है, प्रैक्टिकली यूज करते हैं डिग्री, ऐसा नहीं यूज नहीं करनी हमने, करनी तो वो है वो भी। लेकिन आगे से याद रखना कि जो एंगल आया पाई, तो इसको हम कहें पाई रेडियन। दिस इज पाई रेडियन, शॉर्ट फॉर्म में आरएडी लिखेंगे, आरएडी। तो ये जैसे मैंने बोला भी, ये एंगल आपका निकालना है हाफ सर्कल का, तो कितना बना वो? पाई रेडियन। अगर मैं कंप्लीट सर्कल का एंगल निकालूं तो भाई, कंप्लीट सर्कल का एंगल निकालूं तो आर्क लेंथ होगी 2 पाई आर, आर्क लेंथ 2 पाई आर डिवाइड बाई रेडियस। तो क्या है बेटा? तो 2 पाई रेडियन, यूं बोलेंगे आप। तो आप इसको यूं याद रखेंगे कि भाई जो प्लेन एंगल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई रेडियन होती है। मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई रेडियन। ये बन गया ना पूरा, ये कंप्लीट सर्कल का यूं बन जाएगा पूरा एंगल, एंड दैट विल बी 2 पाई रेडियन। अच्छा, जो हमने आज तक पढ़ा उसके हिसाब से अगर बात करें, हम इसको बताएं इसको, तो हम ये कह सकते हैं भाई 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन का मतलब होगा 360 डिग्री। अरे ये कितना एंगल होगा बेटे? 360 होगा ना। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसे पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन बोल दे तो बोलते हो भाई, गलत गलत साथ में बोलो, ऐसे नहीं काम चलेगा। पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3, अरे पाई बाई 3 रेडियन बोलो भाई, 60 डिग्री। पाई बाई 4, क्या बात करो यार तुम। पाई बाई 4 45, लिखो फिर सारे। पाई बाई 6 30 डिग्री। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है एंगल, हजारों बार यूज करना फिजिक्स में। कहीं रेडियन, कहीं डिग्री, कहीं रेडियन, कहीं डिग्री। कभी रेडियन में दे रखा होगा, डिग्री में जरूरत होगी, डिग्री में दे रखा होगा, हो सकता है रेडियन में जरूरत हो। कन्वर्जन पता होना चाहिए, एक तो जरूर याद करो, उसके बाद बाकी निकालने आने चाहिए आपको। प्रैक्टिस से धीरे धीरे सारे याद हो जाते हैं जब बार बार यूज होते हैं तो, लेकिन याद करने ही पड़ेंगे हमें कि कितने रेडियन में कितने डिग्री के बराबर है।
अब चलो ये तो कि एंगल कैसे निकालते हैं बेटा। अब बात करता हूं सॉलिड एंगल की, कि सॉलिड एंगल क्या होता है ये। देखो मैंने कहा भी सॉलिड एंगल का नाम नाम यहां एक बार आएगा, उसके बाद सॉलिड एंगल प्लस टू तक कहीं यूज नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल एक थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो थ्री डायमेंशनल है। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो है स्टीरेडियन, स्टीरेडियन इसकी यूनिट है। और मैक्सिमम सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, 4 पाई स्टीरेडियन। जैसे प्लेन एंगल 2 पाई रेडियन होता है और सॉलिड एंगल 4 पाई स्टीरेडियन होता है। इतना ही अभी तक याद कर लो। एक छोटा सा फार्मूला और बता देता हूं कि होता ये क्या है भाई। सॉलिड एंगल जो होता है ये होगा एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ये आपका सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है। अब बच्चों के दिमाग में आ गया ये कहां से आया, कुछ इतनी मैंने कहा ना एक बार नाम नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स में प्लस टू तक कहीं यूज नहीं, सिलेबस से बाहर की बात है। बस यहां ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स में से एक यूनिट, एक क्वांटिटी सॉलिड एंगल है। बाकी ये समझाया जा सकता है क्या है सॉलिड एंगल, लेकिन आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग चला तो उसमें नहीं है कहीं पर भी। अगर आपने फिर भी अगर थोड़ा सा आइडिया लेना हो ना, बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में भाई, थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए। नाम आया है भाई, फिजिक्स के स्टूडेंट है, हमें पता तो होना चाहिए कम से कम, चाहे सिलेबस में थोड़ा यूज हो चाहे ना हो, लेकिन बेसिक सा आइडिया वो मैं बता देता हूं। आप सॉफ्टी खाते हो, सॉफ्टी खाते कौन कौन, अब उससे रिलेटेड सॉलिड एंगल का कुछ मैंने समझाना है। अच्छा अक्सर ऐसा होगा फिजिक्स में ना, कई बार मैं छोटे मोटे मजाक करूंगा, लेकिन उसको घूम फिर के ना फिजिक्स पे लेके आऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट अ जोकर, मैं हूँ फिजिक्स का टीचर। तो मैं जो फिजिक्स जोक भी रिलेट करता हूँ ना, फिजिक्स से रिलेट करता हूँ घुमा फिरा के कहीं ना कहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली वो आपका वहीं जाके मिलेगा। तो सॉफ्टी जो है उसी से रिलेटेड मैं बनाऊंगा कि भाई सॉलिड एंगल कैसे बनता है। आप जैसे ये सोचो स्फीयर, स्फीयर सोचो, सर्कल नहीं, इससे पहले सर्कल था, ये स्फीयर सोचना है। अब जैसे ये मैं यहां बनाता हूं, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, थ्री डायमेंशनल ना बोर्ड में बन नहीं सकता। ये स्फीयर सोचो आप, ठीक। अब स्फीयर पर एक सर्कल सा ड्रा कर लो, उसके सरफेस पर जो एक सर्कुलर एरिया आप ड्रा करोगे ना, उसके सारे पॉइंट्स को आप सेंटर पर मिलाओ। अगर उसके चारों तरफ से सारे पॉइंट्स को सेंटर में मिलाओगे तो क्या कोन नहीं बन जाएगी। एक पेज मिलेगा, रफ ये यहां रखा है। अगर मैं सारे पॉइंट्स को उसके सेंटर में मिला दूं तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी बेटा। यो सर्कल था ऊपर, सर्कल के सारे पॉइंट में मिलाए तो कोन बन गई, ठीक। अब इस कोन के अंदर जो शेप डेवलप हुई उसके चारों तरफ एक सर्कल खींच दो यहां अंदर यूं, वो जो सर्कल सा ड्रा करोगे ना, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका नाम सॉलिड एंगल है। दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे एंगल बनाते हैं हम, एंगल कैसे बनाते हैं, एंगल तो ये बना दिया हमने इन लाइंस के बीच में। सॉलिड एंगल जैसे कोन बन गई ना, इस कोन के अंदर एक सर्कुलर सर्कुलर पोर्शन खींच दूंगा मैं, लाइन खींच दूंगा सर्कुलर, उस चीज का नाम सॉलिड एंगल होगा। और उसकी वैल्यू पूछेंगे फिर आपसे। तो ये जो ऊपर एरिया बनाया था ना, मैंने ऊपर एरिया लिया था जितना, उस एरिया की वैल्यू को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो जो ये एंगल बना है उसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉलिड एंगल जो बना उसकी वैल्यू आ जाएगी। जो ऊपर मैंने सर्कुलर खींचा था, सर्कुलर सरफेस एक एरिया का बनाया था, उस एरिया की जो भी वैल्यू होगी वो एरिया ले लूंगा, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, वहां से मेरा सॉलिड एंगल आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे मान लो ये स्फीयर है, मैं इसका हेमिस्फीयर ले लूं, हेमिस्फीयर, तो सॉलिड एंगल को आमतौर पर ये ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल के द्वारा, तो वो बन गया। अगर मैं हेमिस्फीयर ले लूं तो एरिया कितना बना, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो 2 पाई हो गया। अगर मैं पूरे स्फीयर को कंसीडर कर दूं तो सरफेस एरिया बना 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कितना बना 4 पाई। इसीलिए मैंने कहा था कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल 4 पाई होगा। अरे बोलो भाई। तो इस तरीके से सॉलिड एंगल को अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हो भाई, यूं कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है।
लेकिन फिर मैं कहूंगा आपके 12th के सिलेबस तक इसका और कहीं जिक्र आना ही नहीं है सॉलिड एंगल के नाम की चीज का। ये आएगा भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में तो नहीं है ये। अकॉर्डिंग टू एसआई ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसकी यूनिट स्टीरेडियन होती है, ये याद रखना है। कोई बाई चांस कैसे क्लास में पूछ ले मैक्सिमम सॉलिड एंगल क्या हो सकता है और ये तो आपको बता दिया मैंने 4 पाई हो सकता है, इतना तो याद रहेगा। थोड़ा बहुत समझ में आया कौन से क्या कहना चाह रहा था मैं, किस तरह सॉलिड एंगल बनाया जाता है, बस इतना तो समझ में आया होगा। अब जैसे मैंने कहा भाई 7 क्वांटिटी फंडामेंटल है अकॉर्डिंग टू एसआई, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकी यूनिट भी याद रखनी होती है। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। मास की यूनिट किलोग्राम। भाई टाइम की यूनिट सेकंड। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। केल्विन या डिग्री सेल्सियस, केल्विन। और भाई उसके बाद क्या लिखा था मैंने उसमें सीक्वेंस में, इलेक्ट्रिक करंट लिखा था, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो इसकी यूनिट होगी बेटा मोल। उसके बाद हम लिखा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 7 तो उनकी यूनिट। 2 सप्लीमेंट्री थी, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टीरेडियन, याद रह जाएंगे। अच्छा जी चलो, अब एक बात और आती है बेटा, जैसे हमने यूनिट तो मैंने कहा था भी सैकड़ों फिजिकल क्वांटिटी हैं, हमें उनकी यूनिट का यूज करना पड़ता है, लेकिन यूनिट को लिखने के कुछ तरीके हैं। उन मेथड्स को या उन कन्वेंशंस को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है किसी भी यूनिट को लिखते वक्त। जैसे कोई भी यूनिट लिखनी है, एक तो मैं बता चुका अभी ड्यूरिंग प्रोसेस, जब भी कोई भी यूनिट लिखें तो आपको एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि उस यूनिट के नाम के अंदर कहीं भी एस या ईएस का यूज नहीं होना चाहिए। रूल्स टू राइट दी यूनिट बता रहा हूं आपको, रूल्स टू राइट दी यूनिट या कन्वेंशंस टू राइट दी यूनिट। किस यूनिट को कैसे लिखा जाता है, हमेशा यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाएगी, कभी भी उसमें एस या ईएस का यूज नहीं होगा, ये बात ध्यान देनी है। वरना कई बार ऐसा होता है कि आपके मार्क्स गलत यूनिट लिखने के कारण कट जाते हैं। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने फिजिक्स में, कैसे लिखनी है, कब लिखनी है, कहां लिखनी है। तो यूनिट लिखते वक्त हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखें, पहली बात तो ये है। उसके बाद आपको जो जो यूनिट बताई जाएंगी टाइम टू टाइम अलग अलग चीजों की, उनमें से कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर होंगी। अभी जैसे एग्जांपल भी दूंगा मैं, जैसे आपने फोर्स की यूनिट का नाम न्यूटन सुना होगा, न्यूटन पढ़ा ही आपने। फोर्स की यूनिट होती है भाई, पावर की यूनिट वाट होती है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, पढ़ रखी है चीज। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की यूनिट फैराड है। तो बहुत सारी ऐसी यूनिट है जो साइंटिस्ट के नाम पर है, और बहुत सारी ऐसी भी यूनिट है जो साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। तो यूनिट को लिखते वक्त एक बात यह ध्यान देनी है हमने कि भी किसी भी यूनिट को अगर हम उसके पूरे नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा नाम लिख रहे हैं हम, सिंबल नहीं लिख रहे उस यूनिट का, तो अगर हम यूनिट का पूरा नाम लिखते हैं तो हर यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी, उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। कभी भी कैपिटल लेटर यूनिट में यूज नहीं करेंगे अगर पूरा नाम लिखते हैं तो। आप जैसे न्यूटन लिखना मुझे, तो यह तरीका है न्यूटन लिखने का, एन छोटा। अगर हमने यूं लिख दिया ना तो यह गलत है, यह गलत माना जाएगा। यूनिट कोई भी हो, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पर हो चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पर ना हो, अगर आप उसका पूरा नाम लिखते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखते हैं उसकी, तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए। कभी भी कैपिटल लेटर यूज मत करना भाई, याद रहेगी बात। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कुछ यूनिट ऐसी जो साइंटिस्ट के नाम पर होंगी और कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होंगी। वो टाइम टू टाइम आपको बता देते हैं कि ये यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है और ये यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। तो बेटा अगर आप किसी यूनिट का पूरा नाम नहीं लिखते, आप उसका सिंबल लिखते हैं, आप उस यूनिट का सिंबल लिखते हैं बजाय कि पूरे नाम के, तो बेटा अगर आप किसी यूनिट का सिंबल लिखते हैं तो आपको उस यूनिट का पहला लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर है तो। अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसके सिंबल का पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर एक ही लेटर है
तो कैपिटल होगा। एक से ज्यादा लेटर है तो पहला कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। जैसे न्यूटन है, न्यूटन का सिंबल कैपिटल एन होगा, न्यूटन का सिंबल। पास्कल है, जैसे पास्कल, पास्कल का सिंबल पी ए होगा, पी कैपिटल होगा। तो जो साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट होती है, अगर आप उसका सिंबल यूज करते हैं बजाय कि पूरा नाम, तो उसका पहला लेटर सिंबल का कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगर यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो सिंबल का पहला लेटर स्मॉल लेटर होगा। जैसे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आपकी जो है साइंटिस्ट के नाम पे तो नहीं है, तो उसको सी एम लिखेंगे हम, यो सी एम, सी भी स्मॉल एम भी स्मॉल, ऐसा नहीं लिखेंगे हम। इस तरह लिख दिया तो ये गलत हो गया, ये गलत है। सही तरीका ये है। तो जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे नहीं होती, अगर उसका सिंबल आप यूज करते हैं तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखिए। अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पर है, उसका सिंबल यूज करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिए। याद रहेगी बात। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल, मैंने पीपीटी बना रखी है, उसमें मैं पूछूंगा मैं आपसे जो बताने लग रहा हूं। इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, फिर पूछूंगा ये बताओ इसमें कौन सा सही आंसर है। तो पीपीटी बना रखी है, तो ये सारी चीज नोट करनी है और पढ़नी है। काम स्टार्ट हो गया, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया अब। इसके बाद बात आती है, जैसे सेंटीमीटर मेरे सामने ही है, इसी की बात कर लेता हूं। आमतौर पर ना, जैसे कई बार ना एक कोई चीज है, उसका नाम है, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं ना, तो हम डॉट लगा देते हैं उसके आगे। जैसे आपने रमेश चहल लिखना है, रमेश कुमार चहल, तो हम क्या करते हैं, आर डॉट के यूं लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका है, नॉर्मल फिजिक्स में, केमिस्ट्री, सॉरी इंग्लिश में तो ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जैसे मैंने सेंटीमीटर लिखा तो एक सी आया, एक एम आया। तो अगर किसी यूनिट में एक से ज्यादा लेटर आए सिंबल में, और आपने सी डॉट एम डॉट लिख दिया, तो ये गलत है। कभी भी यूनिट में सिंबल में डॉट का यूज नहीं करना, इसको सीएम लिखना है सीधा। ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। डॉट तो कभी भी यूज नहीं की जाएगी इसमें, याद रहेगी बात। ये भी डॉट लिखना बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक है। तो सिंबल में शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कैसे लिखें, डॉट नहीं लगानी, एस या ई एस नहीं लगानी। तो तीन चार बातें होगी, कौन सी कौन सी। एक तो कभी भी एस या ई एस का यूज नहीं करना। एक हमने कहा कि पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो। अगर सिंबल लिखना है तो फिर ध्यान रखो कि साइंटिस्ट के नाम पर है या साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। जो साइंटिस्ट के नाम पर हो उसका पहला लेटर कैपिटल, जो साइंटिस्ट के नाम पर ना हो स्मॉल लेटर। फिर उसके बाद कभी भी यूनिट में एक से ज्यादा अगर आपके वर्ड्स आगे हैं तो उसके अंदर कभी भी डॉट का यूज नहीं होगा। एक बात और, एक पॉइंट और, वो कभी कभी हम यूज कर पाएंगे, कभी नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन कोशिश हमारी होती जहां कर सकते हैं करें। मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं। एक यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर एक यूनिट का नाम है। ये अभी जो आपने ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखी थी ना, एक नॉर्मल यूनिट एक होती है इंटेंसिटी। एक वर्ड बोलेंगे बार बार आएगा, इंटेंसिटी। वो पावर बाय एरिया होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, पावर बाय एरिया। तो उसकी यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर बनेगी। इंटेंसिटी पावर बाय एरिया होती है, तो उसकी यूनिट क्या बनी, वाट पर मीटर स्क्वायर। पावर की वाट होगी, एरिया की मीटर स्क्वायर होगी, तो क्या बनेगी उसकी, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हमने जैसे लिख दिया वाट पर मीटर स्क्वायर, ये लिख दिया। लेकिन वाट पावर की यूनिट होगी, और पावर एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हो ना, पावर एनर्जी बाय टाइम। तो वाट जो है, वाट जूल पर सेकंड, वाट क्या है, जूल पर सेकंड। तो ये चीज यूं लिख सकता था मैं, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अरे बोलो, वाट को मैं जूल पर सेकंड से रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता बेटा। तो मैं इसको वाट पर मीटर स्क्वायर को जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। अरे बोलो तो लिख तो सकता हूं, लेकिन लिखूंगा नहीं। लिखूंगा इसलिए नहीं क्योंकि जो जर्नल कन्वेंशन है ना, यूनिट को लिखने का जो तरीका है, एक होता है काम अच्छी तरह करना, एक काम चलाना। काम चलाने में टेक्निकली कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है यार, चल जाएगा काम।
कोई यूं नहीं कह सकता गलत लिख दिया मैंने। लेकिन एक होता है काम किया हुआ अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। अच्छा तरीका है ये ये जो इनको बोलते हैं सॉलिडस। क्या बोलते हैं? सॉलिडस। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी यूनिट में एक से ज्यादा सॉलिडस ना आए। जैसे इसमें दो आ गए, एक दो, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए एक से ज्यादा सॉलिडस ना आए यूनिट लिखते वक्त। कई ऐसी भी जगह होगी जहां आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, एक आध जगह ऐसे भी हैं तो वहां तो मजबूरी होगी। लेकिन जहां पॉसिबल हो एक ही सॉलिड्स का यूज करो, एक से ज्यादा सॉलिड्स का यूज ना करो, उसको अवॉइड करो। टेक्निकली कोई आपको चैलेंज इसमें भी नहीं कर सकता, चैलेंज इसमें भी नहीं कर सकता, लेकिन बेटर वे ये माना जाएगा कि जूल पर सेकंड को वाट से रिप्लेस करो, फिर एक सॉलिड से रह जाएगा, उससे आप यूनिट को रिप्रेजेंट करो। तो ये तीन चार पॉइंट हैं जो यूनिट लिखते हुए तो हमें ध्यान देने चाहिए। एक बार क्वेश्चन आया वैसे इसके ऊपर। पहले ना AI ट्रिपल होता था, सुना तो नाम AI ट्रिपल का? नॉन मेडिकल वालों का पेपर जो जेई मेंस होता है ना आजकल, उसकी जगह AI ट्रिपल पेपर होता था। उसमें एक बार क्वेश्चन आ गया, आंसर दे रखे, दो आंसर ऐसे थे जो सही थे, बट एक में तो यूनिट सही लिख रखी, सही तरीके से लिख रखी थी, एक में यूनिट सही तरीके से लिख रखी थी, आंसर दोनों बराबर थे। तो कई सारे बच्चे जिसको पता ही नहीं था कि यूनिट लिखते कैसे हैं, वो गलत कराए। उनको लगा दोनों ही ठीक है, उनसे टिक कर दो, जबकि एक में यूनिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सही था और एक में यूनिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत था, वैल्यू सेम थी। तो इन छोटी छोटी बातों का हमने शुरू से ही ध्यान रखना भी। फिजिक्स में मैंने कहा ना, फिजिक्स मुश्किल नहीं है, पढ़ने का तरीका आना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स क्लास में हर पॉइंट को नोट करना आना चाहिए। जितना भी मैं बोलूंगा, जितना भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आपको साथ साथ नोट करने की आदत डालनी है। 10th वाला मत सोचियो आगे कि पहले टीचर बोलेगा, समझाएगा, फिर रुकेगा, फिर आप उतारोगे। ये तरीका चेंज करना पड़ेगा। शुरू शुरू में तो हम करेंगे ये, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा ना, आपको भी हमारे साथ टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी पढ़ने की। जब हम केवल सुनते हैं, लिखते नहीं, तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अगर आप कई सारे काम इकट्ठे करोगे ना, लिखोगे भी, सुनोगे भी, देखो बोर्ड की तरफ भी देखोगे, मैक्सिमम ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए, साथ साथ पेन चलना चाहिए, पूरे कान पर सारी बात सुननी चाहिए टीचर की। तीनों काम जिसने एक साथ करने सीख लिए, वो मार नहीं खाएगा। जो इनको इसमें टाइम लगा 10-15 दिन 20 दिन लगेंगे इस प्रोसेस को अडेप्ट करने में, धीरे धीरे आदत बन जाएगी आपकी। और जिसने तीनों जो काम में क्लास में तीनों कर रहा होगा ना, उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होगी कि उसको पता ही नहीं चलेगा कब टाइम बीत गया, कब क्लास खत्म होगी। सब कुछ समझ में आएगा उसको, और उससे चीजें याद भी हो जाएंगी। फिर आपको तो लिखना भी है, सुनना भी है, और मैक्सिमम टाइम बोर्ड की तरफ देखना भी है। अब कहो तो लिखा कैसे जी, देखें भी लिखे भी हो जाएगा। इतना हम फास्ट नहीं लिखेंगे कि आपको भाई मैनेज करना मुश्किल हो जाए। कोई अभी तक फास्ट किया कुछ? ऐसा तो नहीं हो बहुत तेज तेज हमने कर दिया और आपको लिख ही नहीं पाए, अब सुन ही नहीं पाए। तो कोई भी टीचर हमारा इस तरह करता ही नहीं, आराम से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन वो आदत चेंज करो धीरे धीरे। 10th वाली हैबिट को धीरे धीरे छोड़ो, नई टेक्निक पे आओ। कुछ तो बच्चे पहले ही करते हैं ऐसे, लेकिन कुछ जो पहले थोड़ा स्लो लिखते हैं ना, उनको चेंज करनी है। चलिए, अब जैसे ये तो हो गए भाई यूनिट को लिखने के तरीके। अब जैसे ये बताओ, अकॉर्डिंग टू SI लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है। लेकिन एक ही चीज की कई बार ना अलग अलग यूनिट होती हैं। लेंथ की यूनिट हमेशा मीटर यूज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, भाई किलोमीटर भी है। इसके अलावा भी कुछ यूनिट हैं। लाइट ईयर है, लाइट ईयर सुना होगा आपने। माइल यूज नहीं होगा फिजिक्स में। फुट, माइल ये ना अब यूज नहीं होती। यार्ड, फुट, माइल, ये ठीक है नॉलेज के लिए पढ़ना हो, किसी बुक में इनकी वैल्यू दे रखी हो आप पढ़ लेना, लेकिन फिजिक्स पॉइंट से इनका कोई रोल नहीं है अपना। लेकिन आपने लाइट ईयर का नाम सुना? लाइट ईयर। अच्छा, आपने सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता कितना है? सन और अर्थ के बीच का कभी मापया नहीं, जा कल लेके आवांगे। हैं? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता है? ये कल पढ़ाएंगे। फिर हम आपको 3 बड़ी यूनिट बताएंगे जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी। वो कल डिस्कस करते हैं।